हेलो फ्रेंड्स, वात्सल्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल में यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े मुद्दे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आजकल बहुत चर्चाओं में है, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए। और ट्रैफिकिंग और जो ट्रांसनेशनल क्राइम है, ट्रांसनेशनल क्राइम है इंडिया में, उन सभी के बारे में आज बात करेंगे। इसका सबसे पहले हम एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। रूपरेखा में सबसे पहले प्रस्तावना, और प्रस्तावना के पश्चात हम इसके जो संवेदनशीलता है, वल्नरेबिलिटी है, उसकी बात करेंगे। ह्यूमन और इसके कारणों की बात करेंगे। हम कारण क्या हैं जिसके कारण ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, और इसके सुझाव बताएंगे हम इसके समाधान के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं इस वीडियो में आगे की ओर। मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूं ताकि आगे की वीडियो जारी रहें। तो चलिए, सबसे पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के दोस्तों, आप जानते होंगे किसी को बलपूर्वक, फोर्सफुली किसी को किसी चीज़ों में भर्ती कर लेना, कोई कार्य करवाना, या कहीं से उसका ट्रांसफ़र करना बिना उसकी मर्ज़ी के, उस पे अत्याचार करना, उसका उत्पीड़न करना। उत्पीड़न कई प्रकार से हो जा सकते हैं। सामाजिक उत्पीड़न हो सकता है दोस्तों, आर्थिक उसके उत्पीड़न हो सकते हैं। ये सभी को हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत रखते हैं। बलपूर्वक, फोर्सफुली किसी को भर्ती करना, किसी के ज़बरदस्ती कार्य कराना, किसी को ट्रांसफ़र कर देना, सामाजिक या आर्थिक रूप से उसका शोषण करना, उसका उत्पीड़ित करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत आ जाती हैं। और इसके वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं, इसके संवेदनशीलता की बात करते हैं। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हुए हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप उम्मीद है आप समझ जाएंगे। संवेदनशीलता के जो शिकार हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हैं, उसका जो संवेदनशीलताएं हैं, उनको किस किस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनके साथ सेक्सुअल क्राइम्स बहुत अधिक होते हैं। सेक्सुअल क्राइम में हम देख सकते हैं कि यौन जो अपराध, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ लगातार यौन अपराध होते रहते हैं। अगली साइड में चलते हैं। जो महिलाएं हैं, लड़की हैं, उनके साथ लगातार यौन अपराध होते रहे, मास रेप होते हैं इनके साथ। और लड़कियों को हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि ये जल्दी से डेवलप करें, इनकी बॉडी डेवलप करें और ये अपने धंधे में लग सकें। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, कितना इनके साथ अत्याचार होता है। तो आप एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को आप देख सकते हैं ना। दूसरा टॉपिक आगे आता है, इसके साथ होता है तस्करी। इसके संवेदनशीलताओं के एक नया पॉइंट है ये। तस्करी में जैसे जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, उनको पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री में ढकेल दिया जाता है, जो डार्क नेट पे अपलोड होता है। आप जानते होंगे आजकल बहुत चलन में है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। लड़की को, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हार्मोनल इंजेक्शन दे दिए जाते हैं। हार्मोनल इंजेक्शन के समय से पहले
इनका शारीरिक विकास हो जाता है। लेकिन दोस्तों इनका शारीरिक उम्र बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी ये हार्मोनल इंजेक्शन के कारण इनका शरीर डेवलप हो जाता है, जिससे इनको आगे चल के बहुत सारे मानसिक रोग या शारीरिक रोगों का सामना करना पड़ता है। वो मानसिक तौर पे 13 या 12 साल के होते हैं, लेकिन वो शारीरिक तौर पे भले ही वो डेवलप हो जाते हैं, आगे चल के इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे का एक पॉइंट देखते हैं कि तीसरा पॉइंट है बालात श्रम। बालात श्रम, इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि फोर्स लेबर। फोर्स लेबर बोल सकते हैं कि इनको बच्चों को जो होते हैं, लड़कियां होती हैं, बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, उनको खतरनाक उद्योगों में लगाया जाता है। खतरनाक, इनको जो हजार्डस इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें लगाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं मादक पदार्थ की तस्करी इनसे कराई जाती है। जो मादक पदार्थ हैं उनकी तस्करी, जैसे आप देख सकते हैं ड्रग हो गया या विभिन्न प्रकार के जो नशीले दवाएं हैं, पदार्थ हैं, उनके सारे इनको तस्करी कराई जाती है। इनको एक बहुत हजार्डस इंडस्ट्रीज में ढकेल दिया जाता है ज़बरदस्ती। और एक और यहाँ आता है कि भिक्षावृत्ति में जैसे आप देख सकते हैं भीख इनसे मंगवाया जाता है। इनको जैसे कचरा बिनने के काम में ढकेल दिया जाता है। जैसे छोटे मोटे अपराध कराए जाते हैं, जैसे चोरी, किसी का चैन स्केचिंग करना वगैरह वगैरह, इनको ज़बरदस्ती ऐसे कामों में ढकेल दिया जाता है। भिक्षावृत्ति के कामों में इनको डाल दिया जाता है। आगे आप देख सकते हैं जैसे 5वां पॉइंट है शायद ये, ऑर्गन ट्रैफिकिंग कराई जाती है। बहुत विभत्स कार्य है जिसको अंजाम दिया जाता है। ऑर्गन ट्रैफिकिंग कराई जाती है, ज़बरदस्ती मानव अंग जो है, मानव अंग हैं, उनकी तस्करी की जाती है। इनको बहुत गंदे ढंग से ट्रीट किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो संवेदनशीलताओं को दिखाती हैं, जो वल्नरेबिलिटी को दिखाती हैं, हमारे जो जिसको तस्करी के जो शिकार हैं उनके बारे में बताती हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसके कारण क्या हैं। जैसे भारत में तस्करी के कारण, अब हैंड राइटिंग में मत जाइएगा दोस्तों, थोड़ा ठीक नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी चलिए आगे का देखते हैं कि इसके कारण क्या हैं। कारण ऐसे क्या रह गए हैं जिसके कारण ये मानव तस्करी जैसे विभत्स कार्य हमारे समाज में अभी भी हो रहे हैं 21वीं शताब्दी में भी। सबसे पहला दोस्तों आ जाता है कि कानूनी हस्तक्षेप का अभाव। कानूनी हस्तक्षेप का अभाव है। हालांकि कानून कुछ बने हैं, जैसे आप देख सकते हैं ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन प्रोहिबिशन, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्रोहिबिशन प्रोटेक्शन रिहैबिलिटेशन बिल जो 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था। हालांकि ये सदन में पारित नहीं हो पाया था दोस्तों, इसीलिए आगे कानून नहीं बन पाया। अगर ये कानून बनता तो बात कुछ और हो सकती थी, लेकिन फ़िलहाल ये कानून नहीं बन पाया। इसी के कारण हो सकता है कि ये अभी नियंत्रण में नहीं है। और ये आगे देख सकते हैं कि दूसरा कारण इसके हैं आगे में, इसका देख सकते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच सामंजस्य का ना होना। केंद्र और राज्य के बीच अगर सामंजस्य होता तो बात शायद अलग होती। इसमें संस्थाओं की कमी है। हालांकि एक संस्था है NCPCR करके, लेकिन इसको और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। अभी बहुत मजबूत नहीं है, या तो इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया जाना चाहिए, अभी तक नहीं दिया गया है। इसमें आगे हम देख सकते हैं तीसरा, नीतियों का क्रियान्वयन। नीतियाँ कुछ हैं दोस्तों हमारे पास, लेकिन उनका शायद क्रियान्वयन बेहतर नहीं हो पाया।
इसीलिए हमको और कुछ परिणाम अपने पक्ष में जाते नहीं दिखते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कुछ नीतियों की, जैसे नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर 1986, और एक और कानून है दोस्तों, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट 2007। ये सारी चीज़ें मानव तस्करी से संबंधित हैं, उन कानून को ये देखती हैं। और जो बच्चों के तस्करी के लिए एक और है, बच्चों के तस्करी के लिए एक पोर्टल बना है बेसिकली। पोर्टल इसका नाम है पेंसिल पोर्टल। ये आप देख सकते हैं, ये प्री में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, तो प्री में आप ध्यान रखिएगा कि ये पोर्टल जो है पेंसिल पोर्टल वो किस चीज़ से संबंधित है। तो ये बच्चों के तस्करी से संबंधित विषय है दोस्तों। आगे टॉपिक में चलते हैं। एक और स्कीम की मैं चर्चा कर देता हूँ यहाँ पे, स्माइल स्कीम नाम है इसका। ये तो जो पिछड़े वर्ग हैं या जो उपेक्षित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग जो उपेक्षित हैं, उनके बारे में ये स्कीम है। और आगे हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण मानव तस्करी अभी भी जारी है भारत में। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों एक और टॉपिक निकल के आता है कि सुपरिभाषित पुनर्वास नीति नहीं है हमारे पास। पुनर्वास नीति का ना होना, पुनर्वास नीति जैसे मानव तस्करी होती है, जैसे तस्करी होती है तो उनका पुनर्वास नहीं हो पाता, और पुनर्वास नहीं हो पाता तो उनका विकास नहीं हो पाता, और अगर विकास नहीं हो पाता तो मुख्य धारा में कभी जुड़ ही नहीं पाते, और मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाते दोस्तों तो वही सामाजिक असमानता का कारण बनता है। हमारे जो संसाधन हैं वो आखिर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते, जो सामाजिक असमानता का एक मुख्य कारण देखा जा सकता है। जो तस्करी में लिप्त लोग हो जाते हैं, जो इसके शिकार हो जाते हैं, मैंने पहले ही बताया, सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन का शिकार होते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के रोग चपेट में आ जाते हैं, जिनके संसाधनों की कमी के कारण ये इलाज भी नहीं करा पाते, जिसके कारण ये अंततः मजबूर हो जाते हैं अपने स्थितियों में रहने के लिए। तो आगे कुछ और टॉपिक्स हैं दोस्तों, हम उसमें नज़र डालते हैं। 5वां, एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट नहीं है भारत में। एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट का ना होना, हमारे यहाँ यूनिट्स की कमी है, जैसे रिहैबिलिटेशन के हमारे पास पर्याप्त पॉलिसी नहीं है। इसके लिए पॉलिसी ना होने के कारण, मैंने जैसे पिछले स्लाइड में चर्चा की, पॉलिसी नहीं हो पाने के कारण रिसोर्सेज नहीं पहुंच पाते, इनका पुनर्वास नहीं हो पाता, इनका विकास नहीं हो पाता, तस्वीर मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाते। इसके कुछ केस स्टडीज़ बहुत अच्छे दोस्तों, जैसे दिल्ली में 2 महिला कांस्टेबल ने बच्चों का पुनर्वास किया, यानी उनका जो तस्करी में लिप्त थे, तस्करी जैसे गंदे कृत्य में उनका जो शिकार बने थे, उनको वहाँ से बाहर निकाला। ये अभी की घटना है, बहुत समय नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं रिहैबिलिटेशन बहुत आवश्यक है। अगर ये होता है तो हम उसे पॉलिसीज से जोड़ पाएंगे, मुख्य धारा में ला पाएंगे, अंततः उनका विकास सुनिश्चित हो पाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे आगे के जो रूपरेखा में हमने लिखा था भविष्य की रणनीतियाँ, जो हमारे जो सुझाव हैं कुछ, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो भविष्य की रणनीति है उस पर हम चर्चा करते हैं कि हमारी रणनीतियाँ कैसी होनी चाहिए।
तो जो आप देख सकते हैं, जो हमारी विभिन्न जो रणनीतियां हैं, इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है उनको। जो हमारे तस्करी संबंधित कानून हैं, उनको एकीकृत किए जाने की आवश्यकता है, उनका एकीकरण होना चाहिए। जैसे विभिन्न कानून, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे देता हूँ जो आपको। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, 1986। उसके बाद देख सकते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम, बंधुआ मजदूर अधिनियम 1986। और जो बच्चों को लेके है दोस्तों, पोक्सो एक्ट 2012। ये सभी को दोस्तों इंटीग्रेट किए जाने की आवश्यकता है, सभी को अमेंडमेंट किए जाने की आवश्यकता है, ताकि हम भविष्य की अच्छी रणनीतियाँ बना पाएँ, जो कमियां हैं उनको उजागर कर पाएँ और उनको पहचान कर उनको सुधार कर पाएँ। आगे देखते हैं कि भविष्य की रणनीतियों में क्या उपाय हो सकते हैं। जो सीमा पर संगठित अपराध है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है दोस्तों। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एक समग्र रणनीति की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। समग्र रणनीति किस प्रकार हो, उसको हम देख सकते हैं कि रणनीति किस किस चीज़ों के बारे में बननी चाहिए। तो एक रणनीति है ड्रग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विषय पे बननी चाहिए। और दूसरा है दोस्तों जो स्लेवरी है, जो जिसको हम आधुनिक दास्ता भी कहते हैं, इस पे कानून बनने चाहिए, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जो वन्य जीव हैं उसके जो ऑर्गन हैं, जो उनके स्किन है, उनकी जो पोचिंग होती है दोस्तों, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो पोर्नोग्राफी इंडस्ट्रीज हैं, पोर्नोग्राफी जो इंडस्ट्रीज हैं दोस्तों, उसमें रोक लगाने की आवश्यकता है। उसके लिए पॉलिसी बनाए जाने की आवश्यकता है और उसको इम्प्लीमेंट किए जाने की आवश्यकता है। आगे कुछ रणनीतियों की बात कर लेते हैं, सुझावों की बात कर लेते हैं हम। सुझाव क्या रहेंगे, हमारे समाधान क्या रहेंगे। मेरे समाधान की बात करेंगे तो समाधान में सबसे पहले हैं, आप जानते होंगे, सिटीज़ कन्वेंशन, जिसमें जो वन्यजीव हैं, वन्यजीव के जो अवैध तस्करी होती है दोस्तों, अवैध तस्करी, उस पर रोक लगाया जा सकता है, उसको विनियमित किया जा सकता है, उसके लिए कठोर दंड के प्रावधान किए जा सकते हैं। ये सारे प्रावधान करने के बाद ही इसमें रोक लगाया जा सकता है। तो आगे दूसरों पे हम चलते हैं कि साइबर क्राइम दोस्तों, साइबर क्राइम को जो मुद्दे हैं आजकल बहुत चर्चा में है, डिजिटल अरेस्ट आजकल बहुत हो रहा है, उस पर कानून बनाया जाने की आवश्यकता है। उसको आगे, इसको जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको बेहतर किया जा सकता है और बेटर किया जा सकता है जो सिस्टम है उसको। और आगे देखते हैं, तीसरा स्लाइड चेंज कर लेते हैं दोस्तों। तीसरा है, हम जो कन्फ्लिक्ट एरियाज़ हैं, जो हमारे कन्फ्लिक्ट एरियाज़ हैं या जोन्स हैं, कन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, उसकी हम पहचान कर सकते हैं दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि पहचान होगा उसके बाद ही सुधार होगा, सुधार के बाद ही विकास होगा, और विकास के बाद ही दोस्तों हम मुख्य धारा में
उनको जोड़ पाएंगे। कन्फ्लिक्ट एरियाज़ को मैंने पहले ही बताया था ये सारी चीज़ें। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको देख सकते हैं दोस्तों। मणिपुर आज भी चल रहा है दोस्तों। आप सभी देख सकते हैं कि बीच बीच में खबर आते ही रहते हैं। जो मैतेई और कुकी के जहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ था वह भी पूरी तरह से शांत नहीं हो पाया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मणिपुर के कुछ जो कन्फ्लिक्ट एरिया हैं उनको अगर हम लोग उसको पहचान कर लें तो उसके पुनर्वास नीति, उसकी पहचान करने पे उसकी सुधार की नीति, विकास की नीति, उनको मुख्य धारा में लाने की रणनीति, उस पर हम व्यापक तौर पे विचार कर सकते हैं दोस्तों। तो आगे के टॉपिक पे चलते हैं, आगे के पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद है हम यूएन की एक रेजोल्यूशन है, यूएन रेजोल्यूशन क्रमांक 55/25 है। ये है ट्रांसनेशनल जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसको रोकना। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ दोस्तों। ट्रांसनेशनल जो क्राइम है उसको रोकने हेतु यूएन के रेजोल्यूशन है 55/25। अब उसके बाद हम दोस्तों देख सकते हैं कि यूनिवर्सल सोशल वेलफेयर यानी इसको सार्वभौमिक सामाजिक कल्याण की नीति इसको हम कह सकते हैं। जैसे ग्रामीण भारत में रूरल डेट ट्रैप जो है, डेट मैं लिख देता हूँ, डेट ट्रैप जो हमारे रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है उसको कम करने की आवश्यकता है। वेलफेयर स्कीम की आवश्यकता है दोस्तों। वेलफेयर स्कीम होगी तो हम पुनर्वास को सुनिश्चित कर पाएंगे। पुनर्वास को सुनिश्चित करने के बाद उसके आगे के प्रोसेस हम कर पाएंगे। और इस प्रकार दोस्तों ये टॉपिक इसी तरह से समाप्त होता है। आप देख सकते हैं कि हमने ये सारे जितने भी हैं सुझाव पे बात की, हमने ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात की, भविष्य की रणनीतियों के बारे में हमने बात की, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, इसके मुख्य कारण क्या हैं उसके बारे में मैंने बताया आपको, भारत में तस्करी के कारण क्या हो सकते हैं। मैं बालाश्रम की बात की, हमने भिक्षावृत्ति की बात की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता क्या है। तो ऐसे हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। आगे भी इस प्रकार के वीडियोस आते रहेंगे जो मेंस प्री के लिए लगातार उपयोगी बनते चले जाएंगे। हम दिसंबर के बाद कुछ प्री के कुछ अच्छे टॉपिक्स जो करंट अफेयर में रहेंगे उसको हम जरूर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आप मैंने बता ही दिया, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट आदि मेरे पसंदीदा विषय हैं। इस पे अगर कोई आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो में आगे मैं बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा, उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।